इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप करने वाले हैं ना, यूपीएससी, ईपीएफओ और एपीएफसी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो पेपर है उसका एक यूनिट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। उसके क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ बनाए हुए रहेंगे, वही आज सोल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी पेबल टू द एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972? ठीक है ना। उपदान संदेय अधिनियम 1972 के अधीन कर्मचारियों को देय उपदान की अधिकतम राशि कितनी है रहती है? तो 20 लाख रहती है। कितनी? 20 लाख। 20 लाख। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी पेबल टू द एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट इज 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर इन ए वीक दैट एन अडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क? किसी वयस्क कर्मगार के लिए एक सप्ताह में काम करने हेतु अनुमात घंटों की अधिकतम संख्या कितनी है? कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 48 आवर्स। 48 hours. What is the maximum number of hours in a week that an adult worker is allowed to work? 48 hour। कितना? 48 hour। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे वाले पे। What is the maximum period in which the appropriate government shall review and revise the minimum rate of wages under the Minimum Wages Act 1948? वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन कर्मचारी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी और उन्हें संशोधित करेगी? तो मैक्सिमम एज कितना, मैक्सिमम टाइम कितना है? 5 years। कितना है? 5 year। मैक्सिमम पीरियड इन विच द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इज 5 years। अब आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे। हु इज द अडोलेसेंट एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948? कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार। एडोलेसेंट कौन है? एडोलेसेंट कौन होता है? हु इज लेस देन 40। कौन होता है इसमें से? हु हैज कंप्लीटेड 50 years ऑफ द एज बट लेस देन 18 years। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, 18 साल। वह व्यक्ति जिसने 15 साल की आयु पूरी कर ली हो किंतु जो 18 वर्ष से कम आयु का हो उसे क्या कहते हैं? एडोलसेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द कंट्रोल्ड इंडस्ट्री? किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आश्रय है? तो क्या आश्रय है इसमें? तो मुझे आंसर पता नहीं है, मैं कोई भी लगा देता हूँ। इसका क्या है? एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द यूनियन has been declared by the Central Act to be expedient in the public interest। कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। व्हाट इज द कंट्रोल इंडस्ट्री? एन इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय यूनियन हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपेंड इन द पब्लिक सेक्टर। वही होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन? ठीक है, कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन बनाने के लिए? तो किसी कम श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो कितनी होती है? 10 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो 7 होनी चाहिए। ठीक है, 7 रहता है तो क्या है? ट्रेड यूनियन आप बना सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, सातवां क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्प्यूट इज आर कंसिडर्ड एज a ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस
किन विवादों को व्यवसाय व्यवसाय विवाद माना जाता है? किस विवाद को विवाद माना जाएगा? एनी डिस्प्यूट ऑफ द पर्सन कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ लेबर। Select the correct answer using the code given below. कह रहा है which of the following dispute is are considered as a trade dispute under the provision of the ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन है ना, तो कौन सा होता है बताइए? एम्प्लॉय, ये तीनों होगा, ये तीनों होगा, तीन होगा। एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन, कंडीशन ऑफ लेबर, कंडीशन ऑफ लेबर। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्प्यूट इज आर कंसीडर्ड एज अ ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926? तो क्या है? एम्प्लॉयमेंट होता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट होता है और कंडीशन ऑफ ए लेबर होता है, कंडीशन ऑफ ए लेबर होता है। ठीक है, ये हो गया। Match list 1 with list second and select the correct answer using the code given below the list. Closure, workman, closure, workman, स्ट्राइक और लॉकआउट क्या होना चाहिए? तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है? क्लोजर। क्लोजर क्या होता है? क्लोजर क्या होता है? परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए पैलेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। क्लोजर, परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए पैलेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, किसी नियोजन स्थान का स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना क्या है? परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए पैलेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। वर्कमैन, एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू स्किल अनस्किल और मैनुअल वर्क, कुशल अकुशल अथवा शारीरिक कार्य करने के लिए किसी उद्योग में नियोजित कोई व्यक्ति। एन एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू स्किल अनस्किल और मैनुअल वर्क, वो क्या है? वर्कमैन होता है। स्ट्राइक क्या होता है? टेम्पररी क्लोजिंग डाउन ऑफ द वर्क पैलेस बाय द मैनेजमेंट, टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ द वर्क डाउन ऑफ द मैनेजमेंट। लॉकआउट क्या होता है? सेसेशन ऑफ ए वर्क बाय द एम्प्लॉयमेंट, सेसेशन ऑफ द वर्क बाय द एम्प्लॉयमेंट। तो इसका क्या है? क्लोजर क्या होता है? परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए पैलेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। वर्कमैन क्या होता है? एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री टू डू स्किल अनस्किल और मैनुअल वर्क को वर्कर कहते हैं। स्ट्राइक क्या होता है? टेम्पररी क्लोजिंग डाउन ऑफ द वर्क पैलेस बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्राइक हो जाएगा। और लॉकआउट क्या होता है? सेसेशन ऑफ ए वर्क, लॉकआउट, सेसेशन ऑफ ए वर्क बाय द एम्प्लॉयमेंट, सेसेशन ऑफ द वर्क बाय द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, वर्क कमिटी, safety committee and canteen management committee are the example of निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति किसके उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण है? वर्कमैन पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, वर्कमैन एजुकेशन स्कीम, वर्कमैन कोऑपरेटिव्स, वर्कमैन सुजेशन स्कीम। तो वर्कमैन कोऑपरेटिव होगा क्या? नहीं, वर्कमैन पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, in management. Work committee, safety committee, and canteen management committee are the example of workers' participation in the management. Worker participation in the management. Worker participation in the management. Worker participation in the management. ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब आगे आते हैं। Which one of the following is not a part of the aim and purpose of the ILO as per the Philip Phila as per the फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन? फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आईएलओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का भाग नहीं है? तो भाग नहीं है तो फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन ऑफ एसेंशियल टू सस्पेंडेड प्रोग्राम। कौन है? द वार अगेंस्ट वांट required to be carried on which on with unrelenting way with each nation and is solely the responsibility of the government, solely of the responsibility of the government, solely responsibility. Which one of the following is not part of the aim and purpose of the
ILO एज पर फिलिपीन डिक्लेरेशन से क्या है, द वार अगेंस्ट द बॉन्ड required to be carried on with unrelating with each nation and slowly the responsibility of the government. ये हो गया. Which one of the following is a exception from the five functional type of a unionism identified by the Robert Hoxie? Evolutionary unionism, evolutionary विकासवादी संघवाद. Which one of the following is an exception from the five functional type of the unionism identified by the Robert Hoxie? के क्या evolutionary unionism, evolutionary विकासवादी संघवाद, evolutionary unionism, evolutionary. Which of the following is a exception from the five functional type of the unionism identified by the Robert Hoxie? तो evolutionary unionism. Which one of the following exception? अच्छा, इसका क्वेश्चन एक और था पीछे, वो वाला पढ़ लेते हैं. क्या था? बैक जाते हैं, नहीं समझ में आया था. ये वाला था ना. Which one of the following is a not part of the aim and purpose of the ILO as per the Philippine Declaration? तो the war against want required to be carried on with unrelenting within each nation and is solely the responsibility of the government. Which one of the following is an exception from the five functional type of the unionism identified by the Robert Hoxie? कौन था? evolutionary unionism. Which one of the following is an exception from the five functional type of unionism identified by the Robert Hoxie? तो voluntary unionism वर्मा है ये. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां. Question related to the application in interpretation of a standing order certified under the Industrial Employment Standing Order Act 1946 may be referred to question related to the application and interpretation of standing order certified under the Industrial Employment Standing Order. तो ये कौन सा है? लेबर कोड. Question relating to the application or interpretation of the standing order certified under the Industrial Employment Standing Order Act 1946 may be labor code. Labor code. Labor code. A union whose membership may cover worker employed in many industry, employment and craft is known as general union. Is known as the union whose membership may cover worker employed in many industry, employed and craft is known as a general union. A union whose membership may cover worker employed in many industry, employment and craft is known as a general union. A union whose membership may cover worker employed in many industry, employment and craft is known as a general union. Is known as a general union. Which one of the following perspective of industrial relation is based on the assumption that both the parties strive and have opportunity to exercise economic wages and benefit as well the political control power? Polaristic perspective. Which one of the following perspective of industrial relation is based on the assumption that both the parties stake to exercising economic as well as political control power? Holistic perspective. Which of the following perspective of industrial relation is based on the assumption that both the party strive to exercise economic and wages as well as the political control power? Holistic perspective. Who among the following can be appointed as a chairman of the Central Advisory Board
constituted by the central government under the Minimum Wages Act. Who among the following can be appointed as a chairman of the Central Advisory Board constituted by the central government under the Minimum Wages Act? One of the independent member of the board, one of the independent member of the board, one of the independent member of the board, on one of the independent member of the one of the independent member who among the following can be appointed as a chairman of the Central Advisory Board constituted by the central government under the Minimum Wages Act? One of the independent member of the board. Dr. I Dr. Ayokrade formula is associated with termini- determination of determination of minimum wages. Dr. Ayokrade formula is associated with determination of minimum wages. Is minimum wages. For the first time in India, medical benefit as a non-cash benefit was provided under. For the first time in India, medical benefit as a non-cash benefit was provided under the Employee State Insurance Act, Factory Act 1948, Maternity Benefit Act 1961, the Mines Act 1952. तो क्या है इसका? The Employee State Insurance Act 1948. For the first time in India, medical benefit as a non-cash benefit was provided under Employee State Insurance Act 1948. Which of the following is not covered by the Employee Provident Fund under the Miscellaneous Provision Act 1950 Act? Pension, Provident Fund, Deposit Link Insurance, or Inquiry Compensation. Which of the following is not covered under the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952? तो पेंशन है या प्रोविडेंट फंड है, डिपॉजिट लिंक है या इंजरी कंपनसेशन? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, नहीं, इंजरी कंपनसेशन होगा, ठीक है ना? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कवर बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अंडर द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952? तो ये होगा, ठीक है। Which of the following statement about Workmen Compensation Act 1923 is true? 1923 is true. Which of the following statement about Workmen Compensation Act 1923 is true? Its name has been changed to the Employee Compensation Act in 2009. Its name has been changed to Employee Compensation in Act in 2009. Which of the following statement about the Workmen Compensation Act 1923 is true? It has been changed to the Employee Compensation Act 2009. 2009. Which of the following legislation is comprehensive social security legislation? The Maternity Benefit Act, Employee State Insurance Act, the Employee Compensation Act, the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act. तो कर्मचारी कौन सा है? कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम। विच ऑफ द फ्लोइंग लेजिस्लेशन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन? कौन सा है? द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है कि ये देखो ऊपर आंसर है लेकिन नीचे क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड प्रकीर्णन उपबंध। क्या इसमें लिखा हुआ है भाई? ये पिछला है तो इसका क्या है? ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन? तो कर्मचारी भविष्य निधि प्रक्रिया उपबंध अधिनियम। देखते हो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेजुएटी पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एक्ट? 3 लाख। ये 2012 में आया था, उस टाइम कितना? 10 था, अब कितना हो गया? 20 हो गया है। The main objective of Minimum Wages Act 1948 is to safeguard the interest of the worker engaging in the
अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर असंगठित। मेन ऑब्जेक्टिव मिनिमम वेजेस असंगठित, ठीक है ना, ये हो जाएगा। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 MB एक्ट प्रोवाइड फॉर हाउ मेनी वीक्स वेजेस ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड। मैटरनिटी पीरियड तो कितना है, 12 वीक। The Maternity Benefit Act 1961 Act provide for how many weeks wages during the maternity period? 12 week. The Maternity Benefit Act 1961 Act provide for the how many weeks wages during the maternity period? 12 week. 12 week. The handover of the Janani Suraksha Yojana program is to promote industrial deliveries, provide monetary assistance to the mother to meet the cost of the delivery, provide for the wages loss due to the pregnancy and confinement. The evidence of the Janani Suraksha Yojana program is to promote industrial development. क्या था, एक और दो द एक और दो द एंडोवर ऑफ द जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम इज टू क्या, प्रमोट इंडस्ट्रियल डिलीवरी, promote monetary assistance to the mother to meet the cost of the delivery, to provide monetary assistance to the mother to meet the cost of the delivery. First instance, promote industrial deliveries, provide monetary assistance to the mother to meet the cost of the delivery, cost of the delivery, cost to the promote industrial delivery, provide monetary assistance to the mother to meet the cost of the delivery, provide monetary assistance to mother to meet the cost of delivery, cost, promote industrial delivery, provide monetary assistance to mother to meet the cost of delivery। भारत में औद्योगिक विधि शस्त्र का विकास कब हुआ था, तो 20वीं शताब्दी में। भारत में औद्योगिक विधि शस्त्र का विकास कब हुआ था, तो 20वीं सदी में। नियोजक एवं नियोजित के मध्य हुए संघर्ष के पश्चात कुछ सिद्धांत विकसित हुए। कामगारों को एक संस्था बनाने का अधिकार, त्रिपक्षीय समझौता वार्ता, सेवा की शर्तों की और अधिक उपयुक्त बनाने हेतु सामूहिक सौदेबाजी करने का कामगारों को अधिकार, हस्तक्षेप से कल्याणकारी राज्य की दिशा में परिवर्तन। कौन है इसका, ये वाला है, चारों है इसका। कामगारों को एक संस्था बनाने का अधिकार, त्रिपक्षीय समझौता वार्ता, सेवा की शर्तों और अधिक उपयुक्त बनाने हेतु सामूहिक सौदेबाजी करने का कामगारों का अधिकार। 1, 2, 3 और हस्तक्षेप से कार्य का कल्याणकारी राज्य की दिशा में परिवर्तन और सही विकल्प। 1, 2, 3, 4 चारों ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रमिकों को आत्मविश्वासी बनाने हेतु त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया था। त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया था 1957 में। त्रिपक्षीय नीति श्रमिकों को आत्मविश्वासी बनाने हेतु त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया था 1957 में। श्रमिकों को आत्मविश्वासी बनाने हेतु त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया था 1957 में। भारत सरकार द्वारा त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया, उस समय श्रम मंत्री थे श्री बी गिरी। भारत सरकार द्वारा त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया, उस समय श्रम मंत्री थे श्री बी बी गिरी। भारत सरकार द्वारा त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया, उस समय श्रम मंत्री थे श्री बी बी गिरी, श्री बी बी गिरी।
भारत सरकार द्वारा त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया, उस समय श्रम मंत्री थे श्री बी गिरी। श्री बी भारत सरकार द्वारा त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया, उस समय श्रम मंत्री थे श्री बी गिरी। श्री बी गिरी। भारत सरकार द्वारा त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया, उस समय श्रम मंत्री थे श्री बी गिरी। त्रिपक्षीय श्रम नीति ने बल दिया कर्मचारियों को प्रबंध में भागीदारी बनाने के लिए, कर्मचारियों को उपयुक्त सभी कामगारों को प्रबंध में भागीदार बनाने के लिए, कामगारों को शिक्षा के लिए, कामगार समिति तथा न्यूनतम मजदूरी के लिए उपयुक्त सभी। त्रिपक्षीय श्रम नीति को बल दिया गया कामगारों को प्रबंध में भागीदार बनाने के लिए, कामगारों की शिक्षा के लिए, कामगार समिति तथा न्यूनतम मजदूरी के लिए उपयुक्त सभी। कामगारों को प्रबंध में भागीदार बनाने के लिए, कामगारों को शिक्षा देने के लिए उपयुक्त सभी। त्रिपक्षीय श्रम नीति बनाया गया था, उपयुक्त सभी। उद्योग में अनुशासन संहिता के प्रयोग को स्वीकारा गया। 16वें श्रम सम्मेलन 1958 में। 16वें श्रम सम्मेलन 1958 में। 16वें उद्योग में अनुशासन संहिता के उपयोग को स्वीकारा गया। 16वें श्रम सम्मेलन 1958 में। 1958 में। बोनस भुगतान अधिनियम संस्था में पारित किया गया 1965। 1965। बोनस भुगतान अधिनियम संसद में पारित किया गया 1965 में। उद्योग के अनुशासन संहिता में व्यवस्था की गई। उद्योग के अनुशासन संहिता में व्यवस्था की गई। उद्योग के बगैर सूचना दिए हड़ताल या तालाबंदी न करें। उद्योग के अनुशासन संहिता में व्यवस्था की गई। कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया, कामगारों की छंटनी प्रक्रिया, बगैर सूचना दिए हड़ताल या तालाबंदी ना करें। ये वाला सी आंसर है सही। ठीक है ना, सी आंसर ठीक है। आगे, भारतीय श्रम नीति के मुख्य अवयव हैं। भारतीय श्रम नीति के न्याय न दिए जाने पर कामगारों को शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध को प्रकट करने का अधिकार है। आपसी समझौता, सामूहिक सौदेबाजी एवं ऐच्छिक विवेचना को प्रोत्साहित देना, उचित मजदूरी मानदंडों एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, कमजोर पक्ष को उचित उपचार दिलाने हेतु राज्य द्वारा हस्तक्षेप सही विकल्प का चयन करें तो कौन सा इसका विकल्प होगा? चारों है। भारतीय श्रम नीति के मुख्य अवयव है न्याय न दिए जाने पर कामगारों को शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध को प्रकट करने का अधिकार, आपसी समझौता, सामूहिक सौदेबाजी एवं ऐच्छिक विवरण को प्रोत्साहित देना, उचित मजदूरी मानदंडों एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, कमजोर पक्ष को उचित उपचार दिलाने हेतु राज्य द्वारा हस्तक्षेप, सही विकल्प का चुनाव। ये चारों है। भारतीय श्रम नीति के मुख्य अवयव है न्याय न दिए जाने पर कामगारों को शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध को पकड़ करने का अधिकार, आपसी समझौता, सामूहिक सौदेबाजी एवं ऐच्छिक विवरणों को प्रोत्साहित देना देने उचित मजदूरी मानदंडों एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, कमजोर पक्ष को उचित उपचार दिलाने हेतु राज्य द्वारा हस्तक्षेप सही विकल्प का चुनाव उपयुक्त में से सही है। न्याय न दिए जाने पर कामगारों को शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध को प्रकट करने का अधिकार, आपसी समझौता, सामूहिक सौदेबाजी एवं ऐच्छिक विवेचना को प्रोत्साहित देना, उचित मजदूरी मानदंडों एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, कमजोर पक्ष को उचित उपचार दिलाने हेतु राज्य हस्तक्षेप। ये चारों है। ठीक है, चारों। भारत में औद्योगिकरण का अर्थ किसके विकास से है? औद्योगिकरण का अर्थ किसके विकास से? कारखाना पद्धति से। भारत में औद्योगिकरण का अर्थ किसके विकास से है? कारखाना पद्धति से। कारखाना पद्धति से। ठीक है। किसी भी देश में श्रम विधान आधारित होना चाहिए। श्रम विधान आधारित होना चाहिए दोनों पर, सामाजिक न्याय और सामाजिक समता
किसी भी देश में श्रम विधान आधारित होना चाहिए सामाजिक न्याय, सामाजिक समता दोनों पर। सामाजिक न्याय और सामाजिक समता दोनों पर। कामगार प्रतिकार अधिनियम पारित किया गया था। कामगार प्रतिकार अधिनियम 1923, 1923 में पारित किया गया था। 24। कामगार प्रतिकार अधिनियम 1923 के पारित होने के पूर्व तक किसी कामगार को उसके नियोजन के अनुक्रम में प्रतिकार नहीं दिया जाता था। दुर्घटना पर, छंटनी पर, श्रमिकों की सुरक्षा पर, समयोपरि कार्य के भुगतान की व्यवस्था, दुर्घटना पर, दुर्घटना पर नहीं दिया जाता था इससे पहले। ठीक है ना। अच्छा, अब आ गया नेक्स्ट। सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित विधियों का उदाहरण है। सामाजिक न्याय, सामाजिक अधिकार, मजदूरी भुगतान अधिनियम। उपयोग सभी होना चाहिए। उपयोग ठीक है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित विधियों का उदाहरण न्यूनतम मजदूरी, कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम। सामाजिक सुरक्षा के उपायों का महत्व है। लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। कामगारों को इस योग्य बनाते हैं कि वे अपने काम कुशल से अधिक सक्षम हो सके। ए और बी दोनों है। लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। कामगारों को इस योग्य बनाने हैं कि वे अपने काम और कौशल से अधिक सक्षम हो सके। सामाजिक बीमाकरण, सामाजिक बीमाकरण के मानदंडों का सृजन करने का महत्वपूर्ण कार्य है। सामाजिक बीमा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूनेस्को द्वारा, भारतीय श्रम संघ द्वारा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक बीमाकरण के मानदंडों का सृजन करने का महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। सर्वदेशिक रूप से स्वीकृत बुनियादी सिद्धांतों और सामाजिक सुरक्षा के सामान्य मानदंडों को स्वीकार प्रदान की गई है। न्यूनतम मानदंडों भी सम, सर, क्या लिखा हो, सर्वदेशिक रूप से स्वीकृत बुनियादी सिद्धांतों और सामाजिक सुरक्षा के सामान्य मानदंडों को सभी प्रदान की गई है। किससे प्रदान किया? सामाजिक सुरक्षा कन्वेंशन 1952। सामाजिक सुरक्षा कन्वेंशन 1952। सामाजिक कन्वेंशन 1952। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? जुलाई 1924 में। जुलाई 1924। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 लागू किया गया था जुलाई 1924 में। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 लागू किया गया था जुलाई 1924 में। जुलाई 1900 कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 लागू किया गया था जुलाई 1924 में। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 लागू किया गया था जुलाई 1900 जुलाई 1924 में। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1930 लागू किया था जुलाई 1924 में। कामगार प्रतिकार अधिनियम 1923 भारत के किस राज्य में नहीं लागू हुआ था? जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं हुआ था उस टाइम। मैक्सिमम कामगार प्रतिकार अधिनियम 1923 लागू होता है सभी कर्मचारियों पर, उद्योगों के कर्मचारियों पर, किसी पर, सभी कर्मचारियों पर। तो उद्योग के कर्मचारियों पर, कामगार प्रतिकार अधिनियम 1923 लागू किया गया था उद्योग के अ, उद्योग के उद्योग कर्मचारियों पर। कामगार प्रतिकार अधिनियम 1923 का उद्देश्य कर्मचारी को व्यक्तिगत क्षति की दिशा में प्रतिकार देना है। कारण, यदि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कर्मचारी जीवित बचता है तो प्रतिकर
प्रतिकर दिया जाता है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रतिकर उसके आश्रितों को मिलता है। सही विकल्पों ए और बी दोनों सही विकल्प, ए और दोनों दोनों सही है, दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। कामगार प्रतिकर अधिनियम 1923 का उद्देश्य कर्मचारी को व्यक्तिगत क्षति की दिशा में प्रतिकर देना। कारण यदि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कर्मचारी जीवित बचता है तो प्रतिकर दिया जाता है। यदि यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रतिकर उसके आश्रितों को मिलाता है, और सही विकल्प की ए और बी दोनों ये सही है। कामगार प्रतिकर अधिनियम सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। अधिनियम एक कर्मचारी को ऐसी दुर्घटनाओं से होने वाली क्षतियों से संरक्षण प्रदान करता है जो कि उसके नियोजन के कारण उसके नियोजन क्रम में घटित हुई है। सही विकल्प ए और दो दोनों सही है। ठीक है, एक गलत है परंतु आर सही है, एक गलत है परंतु आर सही है। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। कम अधिनियम एक कर्मचारी को ऐसी दुर्घटनाओं से होने वाली क्षतियों से संरक्षण प्रदान करता है जो कि उसके नियोजन के कारण उसके कर्मचारी नियोजन क्रम में घटित हुई। सही विकल्प का चयन करती है, एक गलत है परंतु आर सही। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम एक गलत है परंतु आर सही है। कमर पद अधिनियम सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। कारण अधिनियम एक कर्मचारी को ऐसी दुर्घटनाओं से होने वाली क्षतियों से संरक्षण प्रदान करता है जो उसके नियोजन के कारण और उसके नियोजन क्रम में घटित हुई है। एक गलत है लेकिन आर क्या है सही है, ये हो गया। अच्छा, आगे आते हैं 49 में। 48 में कामगारों के नातेदारों में से किसे किसे प्रथम श्रेणी में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है? विधवा, अभ्यस्त, अधर्म दातक पुत्र, विधवा, अभ्यस्त, धर्मजा और दस्तक पुत्र, ये सब ठीक है ना, इसको प्रधान है। विधवा, अभ्यस्त, धर्मार्थ या दस्तक पुत्र या पुत्री, अथवा विधवा अथवा विधवा माता। कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात तृतीय श्रेणी के आश्रितों में सम्मिलित किया जाता है। माता पिता उसके अंतर्गत विधवा माता नहीं आती है। मृत्यु के पश्चात आश्रितों में शामिल किया जाता है, क्या शामिल किया जाता है बताओ? सभी को शामिल किया जाता है। क्या है, चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। माता पिता जिसके अंतर्गत विधवा माता नहीं आती है, जिसके माता पिता जिसके अंदर अंतर्गत विधवा माता नहीं आती है। अवयस्क भाई या अविवाहित बहन या विधवा बहन यदि वे अवयस्क है, जिसके अंतर्गत विधवा माता नहीं आती है। माता पिता जिसके अंतर्गत विधवा माता नहीं आती है, ये क्या है भाई, विधवा माता क्यों नहीं आएगी? चलो ठीक है, ये भी अवयस्क भाई या अविवाहित बहन या विधवा बहन यदि वे अवयस्क हैं। विधवा पुत्र वधू अथवा तथा पूर्व मृत पुत्र की अवयस्क संतान, विधवा पुत्र वधू अथवा पूर्व मृत पुत्र की अवयस्क संतान, अवयस्क अवयस्क दस्तक पुत्र अथवा अविवाहित दस्तक पुत्री। सही विकल्प है ये सभी क्या है उसी में आते हैं। ठीक है, आश्रित में आते हैं। अब देखो ये पढ़ो। दूसरी श्रेणी में एक ऐसा पुत्र या पुत्री सम्मिलित है जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं किंतु जो जो शिथिलंग हो गए हैं। का
कारण उसे उसे उस कामगार की मृत्यु के समय उसके उपजनों पर पूर्णतः आश्रित भी होना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए तो क्या है, ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। कथन, दूसरी श्रेणी में एक ऐसा पुत्र या पुत्री सम्मिलित है जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, किंतु जो शिथिल अंग हो गए हैं, कारण उसे उस कामगार की मृत्यु के समय उसके परिजनों का पूर्णतः आर्थिक भी होना चाहिए। सही विकल्प क्या है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ये हो गया। अभी तक 50 क्वेश्चन हमने कर लिया इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का। ठीक है ना, तो अभी इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे हम क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, ओके।